नमस्कार। डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम उन्नति की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे हैं और उनमें सुधार की गुंजाइश भी देखी जाती रही है। लोग अक्सर ये करते हैं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारा जो शिक्षा कार्य प्रणाली है वो अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई है, लॉर्ड मैकाले ने बनाई है और उसको भारतीय परिवेश के अनुरूप बनाने की ज़रूरत है। ये बात लंबे समय से की जाती रही है और उसके बाद से, देश के आज़ाद होने के बाद से कई बार अनेक शिक्षा मंत्रियों ने, अनेक शिक्षाविदों ने इसमें बदलाव की कोशिशें भी की। हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि क्या हम विद्यार्थियों को नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं या उनकी जो सर्वांगीण उन्नति होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि आत्मिक उन्नति, मानसिक उन्नति, चारित्रिक उन्नति, उस दिशा में हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। क्या हम बच्चों को रट्टू तोता बना रहे हैं या हम बच्चों को जिज्ञासु बनाना चाहते हैं? क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को रट्टू तोता बनाना नहीं बल्कि जिज्ञासु बनाना होता है। बच्चे सवाल पूछें, बच्चे चिंतन करें और खुद अपने सवालों का जवाब ढूंढें। अगर हम ये कर पाए तो शिक्षा नीति हमारी सफल होगी। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ शहर के दो बड़े एजुकेशनिस्ट, दो बड़े शिक्षाविद मौजूद हैं। डॉक्टर सीमा पेकार मेरे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है। आप प्रिंसिपल हैं मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल की, मुंबई में, लखनऊ में, बरेली में और कोटा में अनेक स्थानों पर आपने पढ़ाई की है, पढ़ाने का काम किया है। बहुत सारा उनको अनुभव है, लगभग 18 से 20 सालों का उन्हें शिक्षा जगत का अनुभव है। और दूसरे शिक्षाविद मेरे साथ मौजूद हैं विक्रम सिंह, आप वाइस प्रिंसिपल हैं मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के। 10 वर्षों से ज़्यादा आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और एक व्यापक अनुभव के साथ आप बच्चों के बीच में काम करते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीमा जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो एजुकेशन सिस्टम आपके समय में था जब आप पढ़ती थी और जो एजुकेशन सिस्टम अब है जो आप पढ़ा रही हैं, इसमें मूलभूत अंतर आप क्या देखती हैं कि वही वैसा ही ढर्रा चला रहा है जैसा तब था और अब है? नहीं, इन जितने भी साल गुजर चुके उनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है। जब हम पढ़ते थे और जब हम पढ़ाते हैं, इन दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर आया है। क्योंकि उस टाइम सिर्फ एक लेक्चर ही हुआ करता था, मेथड क्लास में पढ़ाने का, कि प्रोफेसर आए, हमारे टीचर आए, उन्होंने बोला कि अपनी पुस्तक खोलिए, ये वाला पेज नंबर खोलिए, और उन्होंने अपना लेक्चर देना शुरू कर दिया। उनको ये नहीं था कि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे देखकर सीख लेते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं और कुछ चीज़ों को कर कर सीखते हैं। उस टाइम जो थी वाक जो थी, आपकी प्रणाली थी, उसका विकास तो हो चुका था लेकिन इतनी ज़्यादा वो यूज़ में नहीं आई थी। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ एज ए टीचर या एज ए प्रिंसिपल, तो हम इन चीज़ों पे जोर देते हैं कि हर बच्चा जो है उसके सीखने का तरीका अलग होता है। जब सीखने का तरीका अलग है तो पढ़ाने का तरीका एक क्यों होना चाहिए? लेकिन आपने जो आपकी बात सुनकर मुझे लगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब पढ़ाने के तरीके बहुत अच्छे हो गए, बढ़ गए। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कहा जाता है कि पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो ज़्यादा बेहतर थी और वो पढ़ाई जो थी वो ज़्यादा गुणात्मक थी, मूल्यवान थी और सफल लोग निकाल रही थी? अब आजकल के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ तो सब रहे हैं, पास तो सब हो रहे हैं, लेकिन कामयाब बहुत कम लोग हो पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम कामयाब आजकल लोग कम होते हैं, ये कहना गलत है। आज ये आप ये बोल सकते हैं कि आजकल के लोग स्मार्ट ज़्यादा होते हैं और दे प्रेफर स्मार्ट वर्क। वो कम टाइम में ही वो चीज़ सीखते हैं जिस चीज़ को सीखने में शायद हमने 8 से 10 साल लिए हैं। बच्चा आजकल बहुत कम टाइम में वो चीज़ सीख लेता है बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ओनली। मैं अक्सर ये सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि सब जो पुराने ज़माने के लोग हैं उनकी लैंग्वेज, उनका गणित कम पढ़ने के बावजूद बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी हिंदी लिखते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी लिखते हैं, गणित जितना जानते हैं बहुत अच्छा जानते हैं और बिना कैलकुलेटर के मौखिक गणित कर लेते हैं। लेकिन अब आजकल के बच्चे हिंदी का एक वाक्य सही नहीं लिख सकते, मात्राएं लगाना आती नहीं है, अंग्रेजी का कंपोजिशन नहीं आता। तो शिक्षा में गिरावट आई, अक्सर ये बात सामने आती है, ऐसा क्यों? शिक्षा का स्तर देखिए गिरा कहाँ से, जब हमने इसके अंदर डाल दिया है अपना प्रोफेशनलिज्म। क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है वो बिकाऊ हो चुकी है। शिक्षा भी कहीं ना कहीं बिकी तो है,
ये तो आप मानेंगे। पहले केवल कुछ ही स्कूल हुआ करते थे जहाँ पर आपके, जिसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कुछ ही हुआ करते थे। आजकल हर मतलब मशरूम की तरह ये उगना शुरू हो गए। हर एक गली कूचे में आपको स्कूल मिल जाएगा। कुकुर मुत्ते की तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल, कुकुर मुत्ते की तरह हर जगह। और एक्चुअली मैंने ये चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ ज़्यादा देखा है आपके इंदौर के अंदर, कि हर जगह आपको इंदौर में बहुत सारे स्कूल्स मिल जाएंगे जो CBSE अफिलिएटेड हैं। क्या सही मायनों में उनके अंदर वही टीचर हम ले रहे हैं जो पढ़ाने के लायक हैं? जो टीचर हम ले रहे हैं, क्या सच में वो अपना विषय अच्छे ढंग से पेश कर पाता है अपने बच्चों के सामने? वो चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर बंदा जो आपका बीटेक मिला हुआ होगा, करा हुआ किसी C ग्रेड कॉलेज से, वो अक्सर आपको स्कूल में पढ़ाता हुआ मिल जाएगा। क्या वो मन से पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनको इतनी सैलरी भी नहीं मिलती है। आजकल 10 से 12 हज़ार रुपए में टीचर आपको आसानी से मिल जाएगा। क्या वो आपको वो कंटेंट डिलीवर कर पाएगा? बिल्कुल। क्या वो आपको कंटेंट डिलीवर कर पाएगा? जब वो मन से नहीं खुश है तो वो दे पाएगा आपको वो एजुकेशन? वो नहीं दे पाएगा। विक्रम सिंह जी, चूंकि अब आप ये ज़माना जिसमें आप टीचर बने, ये ज़माना तो नेट का ज़माना है, 4G और 5G का ज़माना है। तो बच्चे क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर ऑफ द लाइन, आप क्या बोलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, अब ये जो नया कल्चर आया है, इसमें शिक्षा व्यवस्था किस हद तक प्रभावित हो? देखिए सर, जिस समय में मैं एक स्टूडेंट रहा था तो उस समय में ई लर्निंग का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं था। इवन कि हम ई लर्निंग पे जाते ही नहीं थे, हमको ये भी नहीं पता था कि ई लर्निंग क्या है। आजकल आपको बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके पास मोबाइल रहते हैं, लैपटॉप्स रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं बुकिश नॉलेज को वो साइड में रख के इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर पहले जब हम स्टूडेंट रहे थे तब अगर बुकिश नॉलेज थी, आज वो कहीं ना कहीं उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए ऑन द वे, क्योंकि ई लर्निंग को हम साइड में नहीं रख सकते हैं, उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। वो भी कहीं ना कहीं अगर हम कंबाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बेहतर वे में आगे बढ़ सकते हैं। ये जो नेट का ज़माना है, इसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। पहले तो हमें एक किताब जो हम हमारे मम्मी पापा दिला देते थे या स्कूल से बता दी जाती थी कि ये किताबें मिलेंगी, वहाँ से आप ले आइए, वो एक किताब से हम पढ़ते थे। लाइब्रेरी से एक आध किताब मिलती थी, 2 किताब मिला के नोट्स बना लेते थे। लेकिन अब आपके पास इंटरनेट पर, गूगल पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अगर एक डेफिनेशन अगर इकोनॉमिक्स की जानना है तो आपके पास 3000 डेफिनेशंस हैं, लेकिन बच्चे उन सब का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। बच्चे तो एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट का ज़माना चल रहा है, कॉपी पेस्ट करके पेपर देने कर रहे हैं। तो क्या ऑनलाइन से या नेट पढ़ने से बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आई है या उसमें सुधार हुआ है? देखिए सर, इसको ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो हमको वो ऑप्शन लेना ही लेना है, हम किसी दूसरे ऑप्शन पे नहीं जा सकते। तो पहले वही था, हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हमको बुक से ही पढ़ना है, तो उस चीज़ में हम आगे भी जाते थे। अभी बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट है और अलग अलग वेबसाइट्स हैं। तो बच्चा एक वेबसाइट पे जाता है, वहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं होता, दूसरी वेबसाइट पे वो चला जाता है, वहाँ से भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती, तीसरी पे चला जाता है। तो उसके माइंड में कन्फ्यूजन हो रहा है कहीं ना कहीं। तो वो इन चीज़ों को लेके अभी बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि बच्चा जा रहा है आगे, लेकिन उसको कन्फ्यूजन हो रहा है, वो पीछे भी हट रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है चीज़ों को लेके। तो मेरा मानना यही है कि ये इंटरनेट का जो ज़माना आजकल है उसको साथ में लेके चलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट का भी रोल है कि बच्चे को गाइड करें, और टीचर तो बच्चे को गाइड कर ही रहा है उसमें। एक्चुअली हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि गूगल से बच्चा सिर्फ जो है डाइवर्ट हो रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो है वहाँ पर, इसमें तो मतलब कोई भी शक नहीं है, लेकिन कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी, कुछ गलत भी है। तो उस विषय के बारे में भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बच्चे मतलब पेरेंट्स का भी और टीचर का दोनों ही रोल, दोनों का ही इसमें रोल है, क्योंकि वी बोथ आर द इक्वली स्टेक होल्डर। पेरेंट्स की भूमिका को आप किस तरह से देखती है? अक्सर मैंने देखा कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पूरी जिम्मेदारी जो है वो स्कूल पर, टीचर्स पे, प्रिंसिपल पे थोप देते हैं। उनको लगता है कि भाई हमने एक अच्छे स्कूल में, टॉप स्कूल में जिसका बहुत नाम है, जिसका क्रेज़ चल रहा है, उस स्कूल में हमने हमारे बच्चे को एडमिशन दिलवा दिया है LKG से लेकर 12 तक के लिए, अब हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म, अब सब कुछ इस बच्चे को विवेकानंद और आइंस्टीन बनाने की जिम्मेदारी इस स्कूल की है। ये जो मानसिकता पेरेंट्स की हो गई है, और आपके पास कोई टीचर्स के पास अधिकार है नहीं, आप डांट सकते नहीं हो, मारना तो बहुत दूर की बात है, पनिश कर नहीं सकते हो,
तो क्या आपको नहीं लगता कि टीचर जो है वो एक बलि का बकरा सा बनता जा रहा है? बिल्कुल आप सही ये बात बोल रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है, पीटीएम में भी देखा गया है, जनरल जो मीटिंग्स होती है, पेरेंट्स आते हैं, उसमें भी वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ जो है वो टीचर कर दे और स्कूल से सब कुछ उन्हें मिले। वो खुद कोई पेन लेना नहीं चाहते हैं, जबकि एक्चुअली 24 आवर्स में बच्चा हमारे पास मुश्किल से 6 से 7 घंटा रहता है। तो हमारे पास भी पर्टिकुलर पीरियड है, हमारे पास जो हमारा पूरे दिन का हमारा शेड्यूल होता है, उसमें हिंदी का पीरियड शायद दिन में आपका एक ही बार पड़ेगा, और आप हमसे उम्मीद करें कि बच्चा जो है फटाफट हिंदी बोलना शुरू कर दे, दैट्स नॉट पॉसिबल। घर का कल्चर कहीं ना कहीं ज़रूर असर डालता है बच्चे के पूरे ओवरऑल उसके पर्सनैलिटी के ऊपर। तो यहाँ पर केवल यही नहीं है कि स्कूल ही सब कुछ है, नहीं, पेरेंट को भी उतना ही काम करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। देखिए, टीचर के पास 40 बच्चा है क्लास में, तो आप मान के चलिए उसके पास 45 मिनट का रेशो क्या पीरियड होना है। चाहिए? 20 प्लस एक्चुअली 1 एज टीचर। पर द सीबीएसई मान के चलते हैं तो आपका 1:30 होता है, लेकिन अक्सर स्कूल्स में ऐसा देखा गया है कि क्लासेस हमेशा ओवर क्राउडेड होते हैं, कि बच्चा और मुझे 48 लगता है भी कि होता 20 है, बच्चे ही बहुत होना चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, मुझे ये लगता है क्योंकि पर्सनली। देखिए, अगर एज ए पेरेंट बोला जाए तो एक माँ मुश्किल से 1 या 2 बच्चे संभाल पाती। वो जमाना गया जहाँ 12-12 बच्चे होते थे। नहीं, वो अपने आप समझ जाते थे, वो बिल्कुल, वो माँ नहीं क्योंकि संभालती थी, वो अपने आप समझ जाते थे। लेकिन आजकल के टाइम में माँ मतलब सोचिए, छोटे से बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को प्ले ग्रुप में डालते हैं। क्यों डालते हैं आप? अपना बोझ कम करने के लिए, क्योंकि आपको 2 घंटे 3 घंटे का टाइम मिल गया, बच्चा 2 घंटे 3 घंटे प्ले ग्रुप में चला गया। ऐसा नहीं है, प्ले ग्रुप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, आप बच्चे को दूसरे जगह डाल दे रहे हैं, जबकि उस टाइम में उसको क्या चाहिए? उसको प्यार बहुत ज़्यादा चाहिए 5 होता साल है। तो वो चाहिए घर परिवार में रहे, खूब प्यार से रहे। एक्चुअली 4 साल बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। लेकिन अपनी 6 से family 18 के- बहुत सख्त है। वो बहुत सख्त है, 6 से उसमें 18 बहुत बच्चे अनुशासन पे है। शेर की नज़र रखिए आप। ये हमारे गुरुकुल में कहा गया था कि 6 साल तक बच्चे को आप बिल्कुल हथेली पे ओस की लेके बूंद चले, की तरह बिल्कुल, रखिए, बहुत प्यार और से। 6 से 18 के बीच में बहुत सख्त अनुशासन में रहिए, उसको डांटिए, डपटिए, जरूरत पड़ी है तो दंडित कीजिए। उसके बाद बच्चा आपका दोस्त है ये बोला जाता है, लेकिन हाँ, दोस्ती मतलब मेरा ऐसा है, मैं नहीं मानती हूँ। मैं इस हो सकता है शायद आई एम फ्रॉम ओल्ड थॉट्स ऑफ स्कूल ऐसा है, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। पेरेंट ही होता है, दोस्ती बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विक्रम सिंह जी, जो नई शिक्षा नीति आई उसमें कहा गया कि भाई स्पोर्ट्स को भी स्थान होना चाहिए और इस तरह के सब्जेक्ट्स को स्थान होना चाहिए कि जिसमें बच्चा जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, उसकी इच्छा से। बागवानी भी उसमें एक सब्जेक्ट हो सकता है, क्राफ्ट्स भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन आजकल स्कूलों में पढ़ाई का इतना बोझ हो गया है, बस्ते का इतना बड़ा बोझ हो गया है, और होमवर्क का इतना ओवरलोड हो गया है कि खेलने का समय ही नहीं। हमारे समय में हम तो स्कूल से आते थे, बस्ता फेंकते थे और भाग जाते थे घर के बाहर खेलने के लिए। तब मैदान भी होते थे और मोहल्ले में भी खूब खेलने की गुंजाइश होती थी, और लोग खेलते हुए बच्चों को डांटते भी नहीं थे। खूब शीशे फोड़े हैं मैंने अपने मोहल्ले के, अपने कॉलोनियों के क्रिकेट से। लेकिन अब तो कोई वो कल्चर ही नहीं है। स्कूलों में भी कोई बहुत ज़्यादा एक औपचारिकता में एक पीरियड होता है पीटी का, उसमें औपचारिकता हो जाती है। क्या स्पोर्ट्स की कमी से, आप सरदार हैं और सरदारों की तो बड़ी खेल की परंपरा रही है, हॉकी के बरसों कप्तान हमारे सरदार ही होते रहे, तो क्या खेल बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, खासकर नई शिक्षा नीति में? बिल्कुल सही है। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाए तो एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल रहता है। थ्योरी में हम थोड़ा जा सकते हैं, लेकिन थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा यही मानना है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को अगर हम बच्चे उसमें डालें तो बच्चा अगर थ्योरी में वीक है तो स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं वो एक्टिव होगा। तो ऐसे ही अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि बच्चे को 10th तक स्कूल में डाला जाता है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसको देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा उस नॉलेज में आगे बढ़ता है। अगर वो थ्योरी में वीक है वो प्रैक्टिकल में आगे जाता है, स्पोर्ट्स में आगे जाता है, एक्टिविटीज़ में आगे जाता है, तो उसकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरा यही मानना है कि स्पोर्ट्स भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और होना पर चाहिए। आज क्यों नहीं हो पा रहा? आज इतना बच्चे पर इतना होमवर्क हमने लाद दिया है, इतने किताबों का बोझ इतना बढ़ गया है कि उसी खेल में कोई रुचि नहीं है। मतलब मैदानी खेल में अगर वो खेलना भी चाहेगा तो मोबाइल लेके बैठ जाएगा और मोबाइल गेम्स खेलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैं एक्चुअली ये अपना बहुत सारी जो चीज़ें, अपना नीट है, आईआईटी है, इसमें पेरेंट्स का यही मानना है कि बच्चा स्पोर्ट्स में ना जाए क्योंकि उसमें जाने से उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। वो
कोचिंग में जाए, ऐसी बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो मॉर्निंग में 7 बजे से शाम के 9 बजे तक ओपन रहते हैं। तो बच्चे के पास समय ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और पेरेंट्स के प्रेशर में आके स्कूल भी फिर वही काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। और जो हमारा आजकल का सिनेरियो है ये बनकर रह गया है कि हर पेरेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, मेरा बच्चा जो है वो आपका IIT से इंजीनियर बने। लेकिन केवल यही दो प्रोफेशन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो बच्चा कर सकता, शायद वो उसमें ज़्यादा अच्छा कर पाए। मैं विराट कोहली का कल इंटरव्यू सुन रहा था, तो विराट कोहली ने कहा कि मैं तो 12th भी पास नहीं हूँ। बिल्कुल। और वो भारत के सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक है और उनकी लोकप्रियता जो है वो गजब की है। तो बच्चे का जहाँ रुझान हो बच्चे को उसी में डालना चाहिए। देखिए जो हम जिसको करते हुए हमें खुशी मिले हमें वही काम करना चाहिए। आप चूँकि बहुत ही सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत लंबे समय तक आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, मेरे एक पेरेंट होने के नाते भी और एक आम नागरिक होने के नाते भी मेरे मन में सवाल बार बार उठता है। मैं पूछता हूँ हर शिक्षाविद से कि भाई आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिया, सबसे बहुत महंगे स्कूल में डाल दिया, मैं ये कहूँ जो शहर का नामी स्कूल है, और उसके बाद भी आपके बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसके बाद भी हम हमारे बच्चे को स्कूल से आता है वैसे ही कोचिंग करने भेजते हैं, और 10वीं के बाद तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई एक डमी स्कूल मिल जाए 11वीं 12वीं में, और हमारा बच्चा फुल टाइम जो है कोचिंग में रखे। तो फिर तो हमको कोचिंग में पहली कक्षा से पढ़ाना चाहिए, स्कूल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे को तो कोचिंग की ज़रूरत लग रही है आपके इतने महान स्कूल के बावजूद भी। तो ये कैसे कल्चर, ये कोचिंग कल्चर कैसे ख़त्म होगा? एक्चुअली अगर जैसे आपने कहा कि बच्चे को मुझे फर्स्ट से ही डालना चाहिए कोचिंग के अंदर, मतलब उसको स्कूल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए, सर्टिफिकेट्स देने के लिए आपको हमेशा स्कूल की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आपको कभी भी कोचिंग सर्टिफिकेट नहीं देगा 10th का, 12th का सर्टिफिकेट कोचिंग आपको वो स्कूल से नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई वढ़ाई वहाँ नहीं हो रही, ज्ञान वहाँ नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं मैंने बोला, मैंने आपके क्वेश्चन का ये जवाब दिया कि आप क्यों ना डालें। उसका एक तो आपका रीज़न यही है कि बच्चे को देखिए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की ज़रूरत है, उसको पास होके बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये आपके कोचिंग में सिर्फ पढ़ाई होती है, तो आप मानेंगे ना, और स्कूल सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, वो बना है किसके लिए, जहाँ हम देते हैं बच्चे को हॉलिस्टिक एजुकेशन, उसका जहाँ सर्वांगीण विकास होता है, जिसमें उसका स्पोर्ट्स भी आ गया, उसका म्यूजिक भी आ गया, डांस भी आ गया, उसका आर्ट एंड क्राफ्ट भी आ गया, उसमें आपका दोनों, एक्चुअली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द एक्स्ट्रा करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज। वो आपको कोचिंग नहीं देता, वो आपका स्कूल देता है। एक शिक्षाविद के नाते आप नहीं सोचती कि कितना बेहतरीन स्कूल बनना चाहिए कि उसमें पढ़ने के बाद बच्चे को नीट की या जेई की तैयारी करने के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ाई जाती है ना कोचिंग में, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है जो नीट की कर रहे हैं, बाकी तो जूलॉजी, बायोलॉजी, ये 5 विषय पढ़ाए जाते हैं ना। तो स्कूल में ही इतना अच्छा पढ़ा दिया जाए कि कोचिंग में जाने की जरूरत ही ना पड़े और बच्चा स्कूल की दम पर ही नीट क्रैक कर दे, जेई क्रैक कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए एक तो चीज़ है आपका सिलेबस, हमारा जो सिलेबस होता है 11-12 का, वो हमारा CBSE पेपर्स के पैटर्न पे बना होता है, और अगर आपको नीट और जेई का करना है तो आपको उसे और एलेबोरेट करना पड़ता है, जो शायद हमारे स्कूल के सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। तो बच्चे को ज़रूरत तो कोचिंग की कहीं ना कहीं पड़ती है आफ्टर द 11th और 12th। और रही बात जो अभी आपने बोली कि बड़े बड़े स्कूल्स में डालने के बाद भी बच्चे को ज़रूरत रहती है हमेशा नीट के लिए किसी कोचिंग में, सपोज़ आपके जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंदौर के अंदर ही हैं वहाँ बच्चे जाते हैं, तो देखिए जितना आप बड़ा आप ब्रांड लेके चलते हैं उतने बच्चे भी ज़्यादा होते हैं आपके एक क्लास के अंदर, तो शायद जो वो आपका जो टाइम स्पेन होता है वो मुश्किल से शायद कुछ मिनट ही बच्चे को मिल पाता है, और आप शायद क्वेश्चन भी एकदम से नहीं पूछ सकते हो क्लास के अंदर कि वहाँ 40 बच्चा है। आपका एक क्वेश्चन का मतलब है कि आपका लगातार पूरा एक पीरियड उसी में चला गया। टीचर को सिलेबस भी कंप्लीट कराना है ना, और बच्चे को समझ में भी आना चाहिए, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। और अभी आपने एक क्वेश्चन आपने अभी ये किया था कि बच्चा सीख क्यों नहीं पाता है स्कूल से, ऐसा नहीं है। छोटे और बड़े स्कूल की बात नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है जितने छोटे, जैसे सपोज हमारा ही स्कूल है, हमारे पास सिर्फ 20 बच्चा होता है एक क्लास में, जहाँ उससे ज़्यादा हुआ वो हमने अपना सेकंड सेक्शन कर दिया, क्योंकि हमारा सेटअप ही ऐसा है, हमारे यहाँ नो बैक बेंचर कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। तो इसका सिर्फ रीज़न ये है कि बच्चे को अधिक से अधिक टाइम मिल सके टीचर के साथ। बहुत धन्यवाद सीमा जी आपका, विक्रम सिंह जी आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर बातें आपसे मिली, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो
अभी भी उसमें बदलाव की दरकार है और हमको एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना होगा जिसमें न जो केवल बच्चों को आत्मविश्वासी बनाए, उनमें उनका आत्मविश्वास बढ़ाए, बल्कि उन्हें जिज्ञासु बनाए, उत्सुक बनाए और वे कुछ सीखने के लिए तत्पर हों और कुछ नया कर पाएँ। जब तक हम ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे बच्चे कोचिंग के लिए भी निर्भर होंगे और ट्यूशन के लिए भी निर्भर होंगे, गेस्ट पेपर भी बनते रहेंगे, नकल भी होती रहेगी। लेकिन जब हम शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा हल्का फुल्का बनाकर बच्चों को इस तरह की एजुकेशन देंगे कि बच्चे उसे बोझ ना समझकर उसका आनंद लेंगे, उस दिन हमारी शिक्षा व्यवस्था कामयाब होगी। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।